पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो 23 से लेकर 27 फरवरी 2026 के हफ्ते से मुतालिक है। इस पूरे वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उस हवाले से भी इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस वीक के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा और पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स कैसे रहे। अब ये जो वीकेंड है इससे एक बहुत हैपनिंग वीकेंड है और अनफॉर्चुनेटली ईरान पे अटैक भी हो चुका है। तो उस हवाले से अब आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा सा उस हवाले से भी हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और ओवरऑल जो इकानमी है उससे रिलेटेड और जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, तो उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितना आप वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर डिसीजन लेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। सबसे पहले वीकली न्यूज़ अपडेट्स में कुछ अनाउंसमेंट्स देखते हैं और इसमें जो पहली अनाउंसमेंट है वो फार्मा सेक्टर की कंपनी है सिटी फार्मा। तो सिटी फार्मा ने एक काफ़ी डिटेल्ड अनाउंसमेंट जारी की है। तो एक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थ्रू द रीट सिटी रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फॉर्म करके ये एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हैं। और डिटेल्स ये हैं कि इन्होंने मेंशन किया है कि इनका जो बोर्ड है उसने अप्रूवल दिया है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम सिटी रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड व्हिच विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिटी फार्मा। तो फार्मा सेक्टर में तो ऑलरेडी ये अपना जो भी बिजनेस है उसमें वक्तन फ़वक्तन जो नई डेवलपमेंट्स हैं, जो भी प्रोग्रेस है उस हवाले से भी अनाउंसमेंट जारी करती रहती है। लेकिन अब रियल एस्टेट सेक्टर में भी ये एक मेजर स्टेप उठाने जा रही है। रीट सेक्टर की बात की जाए जिसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, तो पिछले कुछ अरसे से इसको काफ़ी पज़राई मिल रही है। कुछ स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिस्टेड रीट्स भी हैं और कुछ उसमें इजाफा भी हुआ है रिसेंट पास्ट में। कुछ डेवलपमेंटल रीट्स हैं, कुछ रेंटल रीट्स यील्ड्स रीट्स हैं और कुछ हाइब्रिड रीट्स हैं। तो अब ये जो रीट है सिटी फार्मा की, इस हवाले से इन्होंने मेंशन किया है कि दिस अप्रूवल मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनटू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो अब नेम रिजर्वेशन तो हो गई, इसके बाद कंपनी अब फॉर्मली प्रोसीड करेगी जो भी इसके बाद सब्सीक्वेंट इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड स्टेप्स हैं फॉर दिस मैनेजमेंट रीट मैनेजमेंट कंपनी, और उस हवाले से जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको ये फॉलो करेगी। तो फर्दर इन्होंने मेंशन किया है कि ये कंपनी का जो लॉन्ग टर्म विजन है टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो और कैपिटलाइजेशन ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान इन रियल एस्टेट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट्स। तो उस हवाले से ये एक मेजर स्टेप है जो कि ये कंपनी उठाने जा रही है। और ये जो रीट है उस हवाले से फर्दर उन्होंने मेंशन किया कि अंडर द प्रपोज प्लेटफॉर्म ऑफ सिटी रीट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी प्लान्स टू अंडरटेक थ्री मेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इनका होगा वो इज़ टू डेवलप समथिंग एट हाली रोड। तो दूसरा जो होगा वो है फॉलोड बाय सेकंड प्रोजेक्ट ऑन सिटी फार्मा लिमिटेड लैंड सिचुएटेड खैबान ज़फ़र लाहौर। तो दो प्रोजेक्ट जो हैं वो लाहौर में होंगे जो कि डेवलपमेंटल रीट के खाते में आएंगे या ज़ुमरे में आएंगे। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद में है, जो इस न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास है। तो दिस शोज़ के इनके पास पाइपलाइन में और अपने इनके जो प्लान है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि इस रीट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर एग्जीक्यूट होंगे। दूसरी जो खबर है वो रिसेंटली जो एक नई कंपनी लिस्ट हुई है गनी डेयरीज़ लिमिटेड। डेयरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव सोच के हामिल हैं और एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ काउज़ जो हैं वो इसकी इनकी डेयरी का हिस्सा हैं। तो उसमें जो अब ये IPO से पैसा इकट्ठा किया है उसको भी ये यूटिलाइज़ करेंगे टू ग्रो द बिज़नेस। तो एक्सपेंशन के अंदर वो सिग्निफिकेंटली उस अमाउंट को यूज़ करेंगे और इनका जो रिसेंटली जो IPO है उसमें भी इन्होंने अच्छी खासी रकम वहाँ से उठाई है, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उसको पज़राई मिली। लेकिन ये जो अभी अनाउंसमेंट है ऑब्वियसली ये जो IPO का पैसा है उससे हटके होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये उससे अभी पुरानी जो इनके पास अपना कैश फ्लो है उसकी बेसिस पे ही इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो इसकी डिटेल ये हैं कि इन्होंने 300 हाई यील्ड हेफर्स जो हैं, यानी कि जो काउज़ होती हैं जिन्होंने अभी जिनको अभी मतलब वो काउज़ हेफर्स कहलाती हैं जिन्होंने अभी तक किसी बछड़े को या बछड़ी को जन्म नहीं दिया होता। यानी कि जो छोटी गाय होती है उसकी बात हो रही है जिन्होंने फर्स्ट बर्थ अभी करनी है आगे। तो इसके हवाले से डिटेल्स इनको इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। कंपनी इन्फॉर्म दैट इट हैज़ सक्सेसफुली इंपोर्टेड एंड रिसीव द फर्स्ट बैच कंप्राइजिंग 300 हाई यील्ड हीफर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सप्लाइड बाय नासना। द कंसाइनमेंट हैज़ अराइव्ड एट द कंपनीज डेयरी फार्म लोकेटेड एट खुशाब। तो अब ये इनका जो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान है मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के हवाले से और अपनी डेयरी ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के हवाले से उसका ये एक पार्ट है।
तो अब इन नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि अब जो IPO से इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है उसकी बेसिस पे ये मज़ीद अपने प्लांट को जो अपनी इनकी ओवरऑल नंबर ऑफ़ काउज़ हैं और जो ओवरऑल इनका डेयरी फार्म की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के हवाले से वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रोवाइज़ करेंगे और आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले सालों के रिजल्ट्स में भी वो नंबर हमें नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद जो अगली खबर है वो JDW शुगर मिल्स लिमिटेड के हवाले से है और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये एक अपनी होली ऑन इस्टेब्लिश सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं इन द UAE। और इसका पर्पज़ ये है कि जो इनको मज़ीद ताकि इनको नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करने में आसानी हो और जो इनका गोल है फॉर मोर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर उसको वो अचीव करने की पोजीशन में हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर सके। अब ये जो इनकी सब्सिडी होगी एग्जैक्टली क्या ये इन्हीं लाइंस पे काम करेगी जैसे कि इनकी यहाँ की शुगर मिल है या उसका बिजनेस पोर्टफोलियो में कुछ और भी ऐड होगा या कुछ डिफरेंट होगा, इस हवाले से तो इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं की। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि UAE की जो एक इमर्जिंग और ग्रोइंग मार्केट और एक डेवलप्ड मार्केट भी उसको कह सकते हैं और साथ साथ इमर्जिंग भी कह सकते हैं क्योंकि मज़ीद उसमें ग्रोथ हो रही है। और साथ साथ जब UAE में कोई सब्सिडरी कायम कर लेती है कंपनी तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो एक्सेस है वो ज़्यादा आसान हो जाती है और फिर उसके लिए एवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं टू ग्रो फर्दर। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप एंड वी होप के इन फ्यूचर मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स भी अनाउंस होंगी कि एग्जैक्टली इसका स्कोप ऑफ बिज़नेस क्या है और किन पर्टिकुलर नीश एरियाज़ के अंदर ये सब्सिडरी काम करेगी। अगली जो खबर है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC के हवाले से है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि PNSC ने एक लेटर रिसीव किया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC, जहाँ पर ये कहा बताया गया है कि NLC 30% शेयर होल्डिंग एक्वायर करेगी इन PNSC अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कंसोलिडेशन राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड बायलॉज। तो ये NLC के हवाले से और PNSC के हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि कंट्रोलिंग राइट्स भी और 30% शेयर होल्डिंग्स भी वो हासिल करने का इरादा रखती है। तो वी होप कि ये जो प्रोसेस है इसके बाद जब मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस आएंगी और NLC का भी इसमें एक अच्छा खासा रोल होगा और ये सारी चीज़ें इन अलाइनमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हो रही हैं और एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत हो रही हैं, तो इसका इन फ्यूचर फ़ायदा होगा इस कंपनी को और जो इनके ऑपरेशंस हैं और इनके जो ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स हैं फ्यूचर के उनको भी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी वंस देयर इज़ अ सिनर्जी क्रिएटेड बिटवीन एग्जिस्टिंग सेटअप ऑफ PNSC एंड द न्यू मैनेजमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ NLC। इसके बाद जो अगली खबर है वो सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है और इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सिनर्जी को का उसने जो 24 फरवरी को मीटिंग हुई है उसमें एक हेड ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ जो है उसको रेटिफाइड किया है, जिसमें ये एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड की जो 14 इंच डायमीटर की जो पाइपलाइन सिस्टम है उसको 20 ईयर्स के लिए यूज़ करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सिनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड रिफाइनरीज ऑफ ऑल इट्स हाई स्पीड डीजल जो HST की इसकी रिफाइनरीज से वहाँ से टूवर्ड्स जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल एंड विद ऑनवर्ड कनेक्टिविटी टू द वाइट ऑयल पाइपलाइन सिस्टम एंड स्टोरेज टर्मिनल एट पोर्ट कासिम। तो ये एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर इसलिए है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इनको मिला है, 20 इयर्स का इसका प्रपोज्ड स्कोप है। तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि किसी भी कंपनी के पास अगर इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के हवाले से बात की जाए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर उनको फ्यूचर डायरेक्शन मिल जाती है और कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एक फुटप्रिंट मिल जाता है विद सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स विद द कंपनीज जिनका एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो आगे इन्होंने मेंशन किया कि एग्रीमेंट आउटलाइन द एग्रीड कमर्शियल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पाइपलाइन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कंटेम्पलेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड इन द सेंस के यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया कि द प्रपोज अरेंजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन देयर बाय मिनिमाइज रोड कंजेशन एंड एक्सीडेंटल रिस्क while enhancing supply chain reliability through direct refinery to terminal connectivity and access to the WOP system यानी कि वाइट ऑयल पाइपलाइन सिस्टम। तो रोड नेटवर्क के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है उसमें काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और उसमें काफ़ी डिलेज भी होते हैं और कुछ ऑपरेशनल
इश्यूज़ भी होते हैं। तो उसके बरक्स ये जो एक डायरेक्ट रिफाइनरी टू टर्मिनल कनेक्टिविटी है, जिसमें ये यूटिलाइज़ करेंगे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड, तो वो बहुत ज़्यादा इनके लिए मुआवन साबित होगा इन फ्यूचर, और इनको ऑपरेशनली कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन भी होगा, और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से और एक बेहतर तरीके से ये अपने जो भी प्रोसेस है इसमें ये कामयाब होंगे, और ये जो इनकी कनेक्टिविटी है इसकी बेस पे इनको फ़ायदा होगा दोनों कंपनीज़ को। अब कुछ मिसलेनियस खबरें उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो पीएसएक्स के हवाले से है, जो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है कि द टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी जो नंबर है वो 5 लाख को क्रॉस कर गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लास्ट 3.5 सालों में यहाँ पे मार्केट में इन किया है, यानी कि वो रजिस्टर हुए हैं। अब इसमें मुख्तलिफ जो इदारे हैं, एस सी सी पी, एन सी सी पी एल, और साथ साथ मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, और इवन यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो जो लोग भी इस हवाले से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस फैला रहे हैं, उन सब का किरदार है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि माजी करीब की बात की जाए, पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों की, तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ जहन में रखें कि 5 लाख अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, तो उनमें से सारे एक्टिव नहीं हैं। एक्टिव नंबर इसमें से कुछ कम ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट तो बनाते हैं लेकिन उसको वो एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे होते। दूसरी बात ये है कि सिर्फ बाहर देखकर, यानी कि रिसेंट पास्ट की जो एक बुल रन था उसको देख के जो लोग आए, तो उनमें से बहुत सारे लोग, अब जब बियरिश मोमेंटम नज़र आएगा, एक ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है, या कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और कुछ दीगर फैक्टर्स की वजह से जब मार्केट में थोड़ी सी मंदी आती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग फिर पैनिक के अंदर भाग भी जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से साफ़ी, यानी कि एक प्रॉपर जो क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ लोग आए हैं मार्केट के अंदर, वो कितने हैं और वो कितना अर्सा टिकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो दूसरी खबर है इसमें वो एससीसीपी के हवाले से, कि एससीसीपी हैज़ अप्रूव्ड, और ये भी केएमआई आल के हवाले से बहुत ही हौसला अफजा है कि इन्होंने कुछ रिविजन्स को अप्रूव किया है फॉर द शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी फॉर द पीएसएक्स। क्योंकि पीएसएक्स में हर 6 माह के बाद रिवीजन होती है उन मुख्तलिफ कंपनीज़ की डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस पे, कि कौन सी कंपनीज़ केएमआई में, यानी कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो इस हवाले से डेट टू एसेट रेशो के हवाले से भी, और इंटरेस्ट बियरिंग जो लोन्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ दीगर जो पैरामीटर्स हैं उस हवाले से कुछ इम्प्रोवाइजेशंस की गई हैं, और शरिया स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है उसको अब उसमें स्टार्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्कोर कंपनी हैज़, तो उसको डिफरेंट स्टार्स एलोकेट होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपको आइडिया होगा कि अगर कोई कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में है तो वो कितने स्टार्स के साथ है। तो बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन इसमें इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी किया गया कि जो नई कंपनी आईपीओ के तहत आएंगी उनको भी फिर शुरू में अगर वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा बन पाती हैं तो उनको डाला जाएगा, और उसके बाद फिर प्रोसेस में दोबारा जब रिवीजन्स होंगी तो ऑब्वियसली जो भी क्राइटेरिया उसकी बेसिस पे फिर डिसाइड होगा कि उनको वहाँ पे रखना है या उनको निकालना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों की यही कोशिश होती है कि वो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो शरिया कंप्लाइंस के हवाले से वो फ़िक्रमंद होते हैं, और उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं। तो इस हवाले से जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी और जितना बेहतर तरीके से ये सारा प्रोसेस और स्क्रीनिंग का अमल होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। अब जो अगली खबर है वो ओजीडीसी के हवाले से है, और ओजीडीसी को इनका सर्कुलर डेट के हवाले से पेमेंट्स हो रही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम पावर होल्डिंग लिमिटेड। तो इनको अब एक और इसकी इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है 7.725 बिलियन की, जो कि 8वीं कंसेक्टिव मंथली पेमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान। तो ये अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑन किया है जो इनको 12 ईएमआईज़ में, यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट करनी थी। तो अब में उसमें से 8 पेमेंट्स हो चुकी हैं, और इसमें किसी किस्म का डिले नहीं आया। तो ये अब बकिया 4 भी जब इनको मिल जाएंगी तो ये जो एक 12 महीने का ईएमआई प्लान था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस विल रियली हेल्प द कंपनी एज वेल इन इट्स लिक्विडिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और कंपनी के पास काफ़ी जो सर्कुलर डेट के मद में पैसा इसका फंसा हुआ था उसमें से एक कुछ चंक उसका इसको इस प्लान के तहत मिल रहा है और मिल जाएगा। अब रिज़र्व्स की सूरत हाल देखें तो जो लेटेस्ट नंबर 20 फरवरी का जारी हुआ है उसके मुताबिक जो हमारे क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के, तो उसमें 13 फरवरी के मुकाबले में कुछ इजाफा हुआ है। 13 फरवरी को थे 31.3 बिलियन,
जो अब 20 फरवरी को बढ़कर हो गए 21.3 बिलियन से बढ़ के हो गए 21.41 बिलियन। अब यहाँ पर यूएई के साथ जो रोल ओवर की बातें हैं उसके हवाले से भी कुछ उम्मीद है गवर्नमेंट के। पहले तो 2 महीने के हवाले से रोल ओवर की बात हो रही थी, 2 बिलियन का जो लोन है जो कि अभी वाजिबुल अदा है, और अब कहा जा रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऑन बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ये रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है, प्लस आईएमएफ का वक्त भी आ रहा है और उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि मामलात मुमकिन तौर पे खुशअस्लूबी से तय पा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे रिजर्व्स के जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे बरकरार रखा जा सके या इनको इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद अगर यूएसटी टू पीकेआर देखें तो ये वीक भी खुशाइंद रहा, और अब आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में 279 रुपये 76 पैसे पे था डॉलर 2 फरवरी को, और अब 27 फरवरी को देखें तो 279 रुपये 47 पैसे पे है। तो मुसलसल इम्प्रोवाइजेशन आ रही है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर होती जा रही है। लेकिन ये कब तक रहता है और इसमें क्या कोई रिवर्सल आ सकता है? अब जैसे जियोपॉलिटिकल साइड पे बात करें तो जो कि एक फुल फ्लैश वार स्टार्ट हो चुकी है ईरान के हवाले से, तो वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेगी मार्केट में। तो डॉलर की सिचुएशन क्या रहती है, पाकिस्तान के रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर का क्या रुझान रहता है, ये बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट होगा। प्लस अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के मामला ख़राब चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रीजनल टेंशन, और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों का जो इकानमीज़ पे, वर्ल्ड इकानमीज़ पे जो असर पड़ेगा, फिर ऑयल की प्राइसेस पे जो असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखा जाए तो आने वाले जो हफ़्ते हैं, आने वाले जो कुछ दिन हैं, उसमें ये सारे मामला किस साइड पे जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत असरअंदाज होगा। पाकिस्तान की इकानमी पे, यूएसडी टू डॉलर प्राइस पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइस मूवमेंट है उसके ऊपर भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। और लेट्स सी के इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर नेगेटिविटी का जो तसलसल है वो जारी है, और इस हफ्ते के दौरान भी लगभग 5000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ कर दिए। आप देख सकते हैं कि 23 को तकरीबन 1,73,000 के करीब थी मार्केट, और उसके बाद ये गिरते गिरते जो क्लोजिंग हुई है इसकी फ्राइडे को, कुछ थर्सडे और फ्राइडे को कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मार्केट ने लॉस किया इस पूरे वीक के दौरान उसको देखें तो 1,68,062 पे क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट आप देख सकते हैं 1,91,000 के करीब थी 26 जनवरी को। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई, इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया, और मार्केट के अंदर मुसलसल पॉइंट्स लूज़ होते गए। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो थोड़ी सी बेहतरी यहाँ पे हमें नज़र आई भी थी, तो आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है अब ये मज़ीद ख़राब हो सकता है, फॉर द ऑब्वियस रीज़न के जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो चुकी हैं। जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन है ख़ास तौर पे ईरान को लेके, और फिर ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रही है, और फिर ये भी कि आने वाले अब 1-2 दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी जो जंग है उसका आगाज़ ही हुआ है। तो अब ये कितना ज़्यादा फैलती है, कितना तूल पकड़ती है, और इसके असरात कितने ज़्यादा होते हैं ऑयल की प्राइसेस पे, इंटरनेशनल मार्केट्स पे, और रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं मार्केट के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा कि मार्केट में आने वाले हफ्ते में बाज़ाहिर यही लगता है कि नेगेटिविटी होगी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, और इंडेक्स मज़ीद गिर सकता है। लेकिन इसको भी ज़हन में रखें कि जो भी इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी होती है, तो ये फॉरएवर तो नहीं होती ना, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कभी ना कभी तो मामला सेटल डाउन होते ही हैं। और उसके बाद जब मार्केट के अंदर ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा गिरावट आती है, तो उसके बाद फिर दोबारा से रिकवरी भी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन मामलात के ऊपर इंटरनेशनली और लोकली जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को लेके या ईरान को लेके, तो उस हवाले से इन मामलात पे नज़र रखिए। और जब आपको महसूस हो कि अब दोबारा से कुछ बेहतरी की सिचुएशन पैदा हो रही है, तो वहाँ पर एज एन अपॉर्चुनिटी उसको आप ट्रीट करके कुछ एंट्रीज ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जब रिवर्सल आएगा और बेहतरी आएगी तो फिर वही लोग फ़ायदे में होंगे जिन्होंने फिर इन डिप्स को अवेल किया होगा। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखें, और अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी डिफरेंट, लॉन्ग टर्म के लिए डिफरेंट, फिर स्विंग ट्रेडर हैं या आप डे ट्रेडर हैं, तो हर केस के अंदर आपका क्या गोल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो वेरी करती है। बहरहाल लेट्स होप फॉर द गुड एंड लेट्स प्रे कि आने वाले दिनों में मामला बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त सिचुएशन कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही इंटरनेशनली और रीजनली। एंड लेट्स सी कि आने वाले हफ्ते में क्या सूरत हाल होती है और क्या डेवलपमेंट्स आती हैं इस हवाले से, क्योंकि इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी सोफ़ा, और मामलात अभी तक क्लियर नहीं है और मामलात अभी तक ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं विद दिस पॉजिटिव होप कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।